प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म। साम्राज्यवाद कोई नई अवधारणा नहीं है। साम्राज्यवाद प्राचीन काल से ही चली आ रही एक अवधारणा है, लेकिन 15वीं शताब्दी में आकर यह अपने नए रूप में आती है, क्योंकि प्राचीन काल में भी अनेक साम्राज्यवादी शासक हुए, जैसे सिकंदर, अशोक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी, अकबर, फ्रांस के शासक, रूस के शासक। तो जैसे जैसे इनको अपने राज्य विस्तार की आवश्यकता महसूस हुई और ये शक्तिशाली होते गए, तो इन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन आधुनिक काल में साम्राज्यवाद यूरोप में उत्पन्न हुई एक विचारधारा है, जिसके अनुसार कोई शक्तिशाली राष्ट्र एवं महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति, क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए किसी अन्य देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद में प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और विशेष करके राजनीतिक नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, या अर्थात किसी भी प्रकार का हो सकता है। साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष रूप से किसी राज्य को अपने राजनीतिक नियंत्रण में लाना तथा वहाँ के निवासियों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करना। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर जाकर दूसरे देश और राज्य में हस्तक्षेप करता है। इसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। अब साम्राज्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो साम्राज्यवाद का वैज्ञानिक सिद्धांत लेनिन ने विकसित किया। लेनिन के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। रूसी क्रांति में लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो 1917 की रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। लेनिन कार्ल मार्क्स का अनुयायी था, यानी मार्क्सवादी विचारधारा से यह पूरी तरह प्रेरित था। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण में 1916 में लिखा है कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक व्यवस्था है। साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक अवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। जिन राष्ट्रों में पूंजीवाद का चरम विकास नहीं हुआ, वहाँ साम्राज्यवाद को ही लेनिन ने समाजवादी क्रांति की पूर्व बेला माना है। प्रसिद्ध विद्वान चार्ल्स बेयर्ड के अनुसार सभ्य राष्ट्रों की, यानी जो राष्ट्र अपने आप को सभ्य कहते थे, जैसे इंग्लैंड अपने को सभ्य कहता था, जर्मनी अपने को सभ्य कहता था, फ्रांस अपने को सभ्य कहता था, स्पेन अपने को सभ्य कहता था, तो सभ्य राष्ट्रों की कमजोर एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा और नीति ही साम्राज्यवाद कहलाती है। साम्राज्यवाद, अब प्रश्न उठता है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, लेकिन इसको थोड़ा सा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की थोड़ी सी भूमिका और भी हम लोग देख लेते हैं कि जो 15वीं-16वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी विचारधारा का उद्भव हुआ, तो इसने एक नई विचारधारा का भी श्री गणेश किया, जिसे कहते हैं उपनिवेशवाद। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या मुख्य अंतर हो सकता है? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक साम्राज्यों का युग प्रारंभ हुआ।
क्योंकि भौगोलिक खोजों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है साम्राज्यवाद के विकास में और उपनिवेशवाद के विकास में, क्योंकि नए नए क्षेत्रों का पता चला, नई भौगोलिक परिस्थितियों से लोग परिचित हुए, जिनमें प्रसिद्ध नाम है कोलंबस का है, वास्को डी गामा का है इत्यादि। ये प्रसिद्ध नाम हैं जिन लोगों ने नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज किया। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक साम्राज्यों का युग प्रारंभ हुआ। इस साम्राज्यवादी युग को दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है, पुराना साम्राज्यवाद और नवीन साम्राज्यवाद। अब पुराने और नवीन साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? पुराने साम्राज्यवाद का प्रारंभ 15वीं शताब्दी में माना जाता है और इस समय स्पेन और पुर्तगाल साम्राज्यवादी शक्तियों का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि इस समय स्पेन और पुर्तगाल के जो शासक थे, इन लोगों ने नए नए क्षेत्रों को खोजना शुरू किया, उनको प्रोत्साहन देना शुरू किया। तो उस समय स्पेन और पुर्तगाल थे। फिर स्पेन और पुर्तगाल के पश्चात साम्राज्यवादी शक्ति के विस्तार में कौन आया? फ्रांस और इंग्लैंड। अब जो तीसरा चरण इसका प्रारंभ होगा, इसका तीसरा चरण प्रारंभ होगा अमेरिकी स्वतंत्रता के पश्चात। और जब अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है, फ्रांस इंग्लैंड तो थे ही, अब जो तीसरे चरण के साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है तो उसमें अमेरिका भी शामिल हो जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है। तो यहाँ से अमेरिका भी साम्राज्यवाद की नीति में अब पूरी तरीके से संलग्न हो गया। उसके पश्चात फिर आप देखेंगे जर्मनी और इटली प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनकी स्थिति अत्यंत कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं थी। ना तो जर्मनी थी, जर्मनी को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, इटली असंतुष्ट था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपने को औद्योगिक रूप से अत्यंत मजबूत बनाया और औद्योगिक रूप से अत्यंत मजबूत बनाने के पश्चात ये लोग भी साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में अस्तित्व में आए। और जब दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 तक, तब साम्राज्यवाद का कह सकते हैं कि अंतिम चरण साम्राज्यवाद का, और फिर यह 1991 तक आते आते साम्राज्यवादी युग का अंत होना शुरू हो जाता है। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक साम्राज्यों का युग प्रारंभ हुआ। इस साम्राज्यवादी युग को दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है, पुराना साम्राज्यवाद और नवीन साम्राज्यवाद। पुराने साम्राज्यवाद का प्रारंभ 15वीं शताब्दी में माना जा सकता है और इस समय स्पेन और पुर्तगाल साम्राज्यवादी शक्तियों का नेतृत्व कर रहे थे। पुराना साम्राज्यवाद का समय 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, यानी 1789 तक, क्योंकि इसके बाद नेपोलियन का उद्भव हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति संपन्न होगी, उधर अमेरिका भी प्रभुत्वशाली बन जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ से अब नवीन साम्राज्यवाद की शुरुआत मानी जाएगी। स्पेन और पुर्तगाल ने अनेक देशों की खोज की और वहाँ अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। क्रमशः फ्रांस और इंग्लैंड ने भी इस नीति का पालन करना प्रारंभ किया और इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य संपूर्ण विश्व पर स्थापित हो गया। यानी इंग्लैंड ही विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसने संपूर्ण विश्व में अपनी कॉलोनीज यानी उपनिवेश स्थापित किए। इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। बाद में देखेंगे कि उपनिवेशवाद के उद्भव के क्या कारण थे, क्यों ब्रिटेन इतना प्रभावशाली रहा। तो 19वीं शताब्दी में इस साम्राज्यवाद ने नया रूप ग्रहण किया। 1890 ईस्वी के बाद यूरोपीय देशों में साम्राज्यवादी भावना नए रूप में अस्तित्व में आई और इसे ही नव साम्राज्यवाद कहा जाता है। नव साम्राज्यवाद के पहले उपनिवेशवाद से आर्थिक और नव साम्राज्यवाद पहले के उपनिवेशवाद से आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भिन्न है। पुराना साम्राज्यवाद वाणिज्यवाद पर आधारित था, यानी सिर्फ व्यापार और वाणिज्य पर आधारित था। अभी तक यहाँ राजनीतिक नियंत्रण की बात नहीं है।
वहाँ के व्यापारी आते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे, उसके बदले में सोना चांदी जो भी कुछ रहता था वो दे करके चले जाते थे। लेकिन इनका उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पर राजनीतिक रूप से अपनी शासन सत्ता स्थापित करनी है। यूरोपीय व्यापारी भारत, चीन या दक्षिण पूर्व एशिया के स्थानीय व्यापारियों से माल खरीदते थे। उस समय मार्ग असुरक्षित थे। मार्गों की सुरक्षा के लिए तथा सामानों की सुरक्षा के लिए कुछ चौकियों की इन्होंने स्थापना की और उन चौकियों पर इन लोगों ने अपने सैनिकों को वहाँ पर नियुक्त किया। इसके अलावा इन राष्ट्रों में साम्राज्यवादी विस्तार की या राज्य प्राप्त करने की या भूमि प्राप्त करने की भूख नहीं थी। लेकिन नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत यूरोपीय देश पिछड़े तथा अल्प विकसित देशों में व्यापारी के रूप में प्रवेश करते और उस देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगते। जैसे भारत में क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, भारत को गुलाम ही बना लिया। यानी राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन क्षेत्रों में यूरोपीय व्यापारी पूंजी निवेश करते थे, पूंजी निवेश किया और व्यापक पैमाने पर कृषि कार्य प्रारंभ किया, खनिज तथा अन्य उद्योग स्थापित किए, आवागमन तथा संचार के साधनों का विकास किया तथा स्थानीय सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अपने अधीन उन क्षेत्रों की परंपरागत अर्थव्यवस्था और उत्पादन प्रणाली को नष्ट करके स्थानीय निवासियों को विदेशी मालिकों के अधीन कर दिया। यानी जो अभी तक स्वतंत्र भूमि का मालिक था, अब वो क्या हो गया, अब वो विदेशी मालिक के अधीन एक नौकर के रूप में काम करने लगा। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के स्वरूप में अंतर दिखाई देता है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से अधिक जटिल है, क्योंकि उपनिवेशवाद उपनिवेश में रहने वाले निवासियों के जीवन पर अत्यंत व्यापक प्रभाव डालता है। उपनिवेश में उपनिवेशिक शक्ति का यहाँ के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। अर्थात इन सभी क्षेत्रों पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो दूसरी तरफ साम्राज्यिक जो एम्पेरियलिस्टिक स्टेट थे, साम्राज्यिक राज्य थे, साम्राज्यिक राज्यों पर राजनीतिक शासन की व्यवस्था शामिल है। यानी साम्राज्यवाद में राजनीतिक नियंत्रण होगा और उपनिवेशवाद में सारे प्रकार के नियंत्रण स्थापित हो जाते थे। इस प्रकार साम्राज्यवाद में राजनीतिक नियंत्रण की व्यवस्था है, तो वहीं उपनिवेशवाद में औपनिवेशिक राज्य के लोगों द्वारा विजित लोगों के जीवन तथा संस्कृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की व्यवस्था है। साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए जहां सैनिक शक्ति का प्रयोग और युद्ध प्रायः निश्चित है, वहीं उपनिवेशवाद में शक्ति का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। यानी साम्राज्यवाद में राजनीतिक नियंत्रण आवश्यक है, युद्ध आवश्यक है, सैनिक शक्ति का मजबूत होना आवश्यक है, लेकिन उपनिवेशवाद में राजनीतिक नियंत्रण होना आवश्यक नहीं है, बल्कि आर्थिक नियंत्रण आवश्यक है। उपनिवेशवाद में युद्ध नहीं है,